दिल्ली में आक्रमण मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान से की थी। पृथ्वीराज सिंह के शासनकाल में दिल्ली सुख और समृद्धि से फल फूल रही थी। मोहम्मद गोरी बार बार पृथ्वीराज पर आक्रमण करता और उसे मुंह की खानी पड़ती। मोहम्मद गोरी समझ चुका था कि पृथ्वीराज चौहान से सीधे सीधे नहीं जीता जा सकता है, इसीलिए उसने शस्त्र युद्ध के बदले कूटनीति से कार्य करना आरंभ किया। उसने अपने कुछ आदमियों को दिल्ली में भेजकर जगह जगह कोहराम मचाना शुरू कर दिया। दिल्ली की सेना जब तक उन तक पहुंची तब तक वो लोग वहां से लूट मार कर भाग जाते थे और फिर दूसरी जगह लूट मार किया करते थे। दिल्ली की प्रजा का सुख दिनों दिन खोता जा रहा था और अंदर ही अंदर उनमें पृथ्वीराज के प्रति दुर्भावना आती जा रही थी कि हमारे महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। पृथ्वीराज हर तरह से उनकी मदद कर रहे थे। अब मोहम्मद गोरी के आदमियों ने यनगपाल के पास जाकर फरियाद की कि आपने अपना राज्य एक गलत और अनुपयुक्त पुरुष के हाथों में दे दिया है। कृपया आप अपना राज्य अपने हाथों में वापस ले लें। पृथ्वीराज तरह तरह से अपनी प्रजा को कष्ट पहुंचा रहा है। आपकी प्रजा पीड़ित हो रही है, अतः आप वापस चलकर अपना राज्य वाट अपने हाथीन में वापस ले लें। शहाबुद्दीन के पक्षपात धर्मयन ने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर यनगपाल को ऐसा दिखलाया कि उन्हें लगे कि पृथ्वीराज की प्रजा सही में उनसे दुखी है। यनगपाल मोहम्मद गोरी की चाल को समझ न पाए और उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। यनगपाल ने पृथ्वीराज को एक पत्र लिखकर अपना राजपाट वापस मांगा और दिल्ली राज छोड़ देने को कहा, परंतु हाथ में गया हुआ राजपाट इतनी आसानी से कौन दे सकता है। पृथ्वीराज को मोहम्मद की चाल का भनक मिल गई थी, अतः पृथ्वीराज ने राजपाट लौटाने से साफ इनकार कर दिया। यनगपाल के तपस्वी वन जाने पर भी उनके पास पक्षपातियों की कमी नहीं थी। यनगपाल ने अनायास ही थोड़ी सेना बटोर ली और दिल्ली में आक्रमण कर दी।
पृथ्वीराज चौहान बहुत फेर में पड़ गए। वे सोचने लगे कि एक तो अनंगपाल रिश्ते में नाना लगते हैं और ऊपर से इतना बड़ा राजपाट और इतना बड़ा राज्य तो उनका ही दिया हुआ है, वे उनसे युद्ध कैसे कर सकते हैं। अतः पृथ्वीराज ने किले का द्वार बंद करने का आदेश दे दिया और वो भी कहा कि चौहान सेना एक भी सैनिक को हाथ नहीं लगाएगी। ऐसा ही हुआ। अनंगपाल पृथ्वीराज के किले में हमला किया। पृथ्वीराज किले का दरवाज़ा बंद कर केवल आत्मरक्षा करने लगे। लाचार होकर अनंगपाल को लौट जाना पड़ा। शहाबुद्दीन गौरी अपने कार्य साधन के लिए इस समय उपयुक्त समझा। उसने हरिद्वार में अपना एक दूत भेजकर अनंगपाल को कुछ प्रलोभन देकर अपने साथ मिला लिया। मोहम्मद गौरी के संपर्क में अनंगपाल की बुद्धि भ्रष्ट होती ही जा रही थी। अनंगपाल ने दिल्ली के कुछ इलाकों में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। अनंगपाल एवं उनके कुछ सैनिकों की सहायता लेकर गौरी दिल्ली में आक्रमण कर दिया। इस बार यवनी सेना को आक्रमण करता देख पृथ्वीराज चौहान शांत न रह सके। उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें दंड देना उचित समझा। उन्होंने अनंगपाल का तो ध्यान ही छोड़ दिया था। मोहम्मद गौरी को दंड देने के लिए महल का दरवाज़ा खोल दिया गया। इस बार तरार खान मोहम्मद गौरी का प्रमुख सेनापति बनकर आया था। पृथ्वीराज ने अपने सेना को अनंगपाल को जीवित पाकर लेने की आज्ञा दी थी। बहुत ही भयानक युद्ध होने लगा। मोहम्मद गौरी के वीर सरदार मारूफ खान, तातार खान, खुरासान खान आदि योद्धाओं ने अपना अपमान का बदला लेने में कोई कसर न रखी। वे इस तरह से राजपूत की सेना में टूट पड़े जैसे कि भेड़ के झुंड में मृगराज टूटता है। परंतु जिन्हें वे भेड़ समझ रहे थे वे वास्तव में शेर थे। चौहान ने सेना वीरों ने मुसलमान का इस खूबसूरती से सामना किया कि दुश्मन अपनी शान भुलाकर अपनी औकात में आ गए। खून की नदियाँ बहने लगी। लड़ते लड़ते दोनों ओर की सेना मदमस्त
हो गई। परंतु भारत में अभी मुसलमानों के शासन में विलंब था। पृथ्वीराज की दहाड़ और हिंदू सेना की हुंकार सुनते ही दुश्मनों के रूह तक कांप उठते थे। वे विचलित होकर इधर उधर भागने लगे। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना में ऐसा तहलका मचाया कि वो भागने को मजबूर हुए। जल्द ही मोहम्मद गौरी के सेना को हराना पड़ा। चामुंडा राय ने मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया। अनंगपाल को भी पकड़ लिया गया और पूरे सम्मान पूर्वक महल में रखा गया। पृथ्वीराज सभी कामों में निश्चित होकर दरबार में विराजे। सेनापति कैलाश ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के समक्ष प्रस्तुत किया। पृथ्वीराज ने बहुत ही कुछ समझाकर और कुछ धन देकर उसे छोड़ दिया। इधर अनंगपाल ने 1 वर्ष तक महल में आराम से रहे। इसके बाद अनंगपाल की रानियों ने उन्हें समझाया कि आप व्यर्थ ही किसी के बहकावे में आकर अपना राजपाट सब नष्ट करने में लगे हैं। क्या आपको दिल्ली की प्रजा को देखकर लगता है कि वो पृथ्वीराज से दुखी है? अगर आपको राज करने का मन था ही तो फिर पृथ्वीराज को दिल्ली का राजगद्दी क्यों सौंपा? अनंगपाल को उसकी अपनी बातें भा गई। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा और उन्होंने पृथ्वीराज के सामने लज्जित महसूस होने लगी। अंततः जब उन्हें दिल्ली में रहना उचित नहीं लगा और फिर बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिए। पृथ्वीराज ने स्वर ही उनके बद्रिका आश्रम तक पूरे सम्मान से पहुँचाए आए। इसी समय उनके बढ़ते प्रताप के कारण कई राजाओं ने उनके समक्ष शरणागत हो रहे थे। इनमें ही दक्षिण प्रांत के कई निवर्तिगण थे। वे उपहार के रूप में पृथ्वीराज को कई चीज़ें देते रहते थे। उन्होंने मिलकर कर्नाटक की नाम एक बहुत सुंदर कन्या पृथ्वीराज को अर्पण की। कर्नाटकी भी पृथ्वीराज के जीवन में एक अनर्थ का जड़ रही थी। इसने भी भारत में विदेश फैलाने में कम सहायता नहीं की है। इसी के कारण पृथ्वीराज के घर में फूट रूपी बीज बोया जा चुका था। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर गलती कर दी कि इस कर्नाटकी को उन्हें अपने महल में स्थान दे दी थी।
चंदर बरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज के बढ़ते वैभव के कारण भारत के दक्षिण प्रांत के राजा पृथ्वीराज से भय खाने लगे थे। इसलिए उन्होंने वापस में सलाह कर विद्वेष फैलाने वाली यह कर्नाटकी नाम की एक बड़ी रूपवती गान विद्या में निपुण तथा विचक्षण हाव भाव संपन्न रमणी पृथ्वीराज को अर्पण की। अभी भी कर्नाटकी का अवस्था छोटी थी। पृथ्वीराज ने कहलन नाम के नटके को सौंप दिया और वह कह दिया कि इसे गाना नृत्य की शिक्षा में निपुण कर दिया जाए। वैश्वा की पुत्री होने के कारण वह इन सब को आसानी से समझती थी। वह शीघ्र ही इन सब में निपुण हो गई और मौका देखते ही कलहन ने इसे पृथ्वीराज को सौंप दिया। पृथ्वीराज ने उनकी यौवन अवस्था को देखकर महल में डाल लिया। मित्रों, यह ऐतिहासिक कहानी जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपका दोस्त रंजित पंडित दिल से धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। धन्यवाद।